अच्छा जी, तो हमारे पास जो ग्राम नेगेटिव कोकाई हैं, इसमें एक ही क्लास आती है, दैट इज निसेरिया। ठीक है, ग्राम नेगेटिव में और भी आते हैं, लेकिन वो माइनर में आ जाते हैं। माइनर पैथोजेंस हैं, लेकिन वो आपके मतलब मेडिकली इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा। उसमें एक ही है, वो भी आपकी फार्मा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, माइक्रो के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम उसको नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 27 के अंदर माइनर ऑर्गेनिजम्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो वो आपके वैसे सिलेबस में से कुछ भी नहीं आता, वो करने की जरूरत नहीं है, आप छोड़ दें। तो अब नसीरिया के बारे में, दोनों स्पीशीज को दो ही इसकी आगे फर्दर अगर मैं बात करूँ नसीरिया की, तो इसमें ये दो ही आपके पास फर्दर इसके ऑर्गेनिजम्स हैं। एक नसीरिया मेनिनजाइटिस है, और दूसरा कौन सा आपके पास है, नसीरिया गनोरवा है। अब दोनों की प्रॉपर्टीज बहुत सारी कॉमन है। ठीक है, बुक के अंदर अगर आप देखें, मैं आपको बुक से दिखा भी देता हूँ, कल किसी ने कहा था कि साथ साथ आप काइंडली बुक के साथ चीज़ें बताते रहा करें, तो मैं आपको बुक में भी दिखा दूंगा। बुक में पहले 2 पेजेस के अंदर इसको उसने बिल्कुल कंपेयर किया पहले ऑर्गेनिजम्स को, बाद में इसकी फर्दर डिटेल्स में किया। कंपैरिजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ इस फिगर में आप ये देख सकते हैं कि जो ग्राम नेगेटिव कोकाइन है, अव्वल बात तो ये है कि किडनी बीन्स शेप के हैं। ठीक है, पेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे आप देख लेंगे किडनी बीन शेप के फॉर्म में है आपके पास। और बाकी इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस में आपको ये भी पता होना चाहिए कि वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं है, और अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसकी मुख्तलिफ सीरोटाइप्स होंगी, तो हम उसके लिहाज से इसको देखेंगे। बाकी इसके अदर नेम्स होते हैं। अब जो नेसेरिया मेनिनजाइटिस है, इसको आप जिस तरह हमने कल स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया को निमोकॉकस भी कहा था, ठीक है, इसी तरह नेसेरिया मेनिनजाइटिस को मेनिंजियोकॉकस भी कहते हैं, मेनिंजियोकॉकस। और गनोरा को गोनोकॉकस कहते हैं। अब यहाँ से मैं एक बात आपको रिलेट करने लगा, मेनिंजियोकॉकस। ठीक है, मेनिंजियो में एम भी आ रहा है, जी भी आ रहा है, और जो गोनोकॉकस में जी आ रहा है। ठीक है, एम जी जिसमें आता है, इसका मतलब है वो माल्टूज और ग्लूकोज दोनों को आपको फर्मेंट करने की एबिलिटी रखता है। ठीक हो गया। और जो आपके पास जी आ रहा है, वो सिर्फ ग्लूकोज को फर्मेंट कर सकता है। तो ये एक निमोनिक है जो याद करने की आसान है, मेनिंजाइटिस या मेनिंजोकॉकस। एम जी आ रहा है तो माल्टूज एंड ग्लूकोज दोनों को फर्मेंट करेगा ये। जो आपके पास गोनोरिया है कि आपके पास जी आ रहा है सिर्फ, उसके अंदर भी गोनोकॉकस है, जी आता है तो जी फॉर्मली ग्लूकोज को फर्मेंट करेगा। ठीक है, अब हम पहला ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं नेसेरिया मेनिंजाइटिस, इसकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आपके पास सबसे पहली बात यह है कि इसका कैप्सूल बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है, नेगेटिव है, ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव है तो आपके पास एक तो आपके पास याद आनी चाहिए कि इसके अंदर लिपोपॉलीसेकेराइड होगा, एलपीएस। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जितने ग्राम नेगेटिव हैं उसके अंदर लिपोपॉलीसेकेराइड होता है, लेकिन सिर्फ निसेरिया की स्पीशीज हैं जिसमें लिपो ओलिगोसेकेराइड होते हैं, एलओएस होता है। ठीक है, ये एक इसकी स्पेसिफिक बात है। इसके अलावा अब वो इसमें बहुत कम शुगर्स होती हैं। ठीक है, जो पॉलीसेकेराइड होगा उसमें आपको पता है कि बहुत लंबी चेन होगी, शुगर रिपीटिंग चेन होंगी। ये आपके पास डिफरेंस है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नेसेरिया का और बाकी जितने भी ग्राम नेगेटिव हैं। ठीक हो गया, ये तो एक कॉमन बात होगी दोनों में। हम अभी सिर्फ मेनिंजाइटिस को पढ़ रहे हैं, उसको आप देख लें। बाकी सी क्लासिफिकेशन कैप्सूल आपको पता होना चाहिए, एंटी फैगोसाइटिक। ठीक है, वही प्रॉपर्टी है, उसके लिहाज से आप इसको सीरो ग्रुप्स में इन्वॉल्व करेंगे, क्लासीफाई करते हैं। इसकी 5 क्लासेस हैं, सॉरी टोटल 13 क्लासेस हैं, लेकिन आपकी जो इंपॉर्टेंट हैं मेडिकली वही 5 क्लासेस हैं, ए क्लास, बी, सी, वाई एंड W135। ठीक हो गया। अब इसमें जो आपके पास जो आपकी वैक्सीन आती है ना, जो मैं वैक्सीन की बात कर रहा था, वैक्सीन के अंदर आपके पास सारे सीरोटाइप्स के खिलाफ वैक्सीन मौजूद है। ठीक है, A B C Y W135, ये 5 टाइप्स हैं। और इसमें आपके पास जितनी एक्सेप्ट बी, उसके अलावा जो आपकी वैक्सीन है उसमें A C Y W135, ये चारों के खिलाफ वैक्सीन होती है, लेकिन जो बी होता है उसके लिए अलग से आपको चाहिए होती है। ठीक है, उसके जरिए एक फैक्टर एच होता है, आगे पढ़ेंगे। वो फैक्टर एच इसमें मौजूद होगा तो वो बी के लिए काम करेगा। बाकी आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन के लिहाज से देखें तो इसमें मुख्तलिफ सीरो टाइप्स हैं। अंदर सीरो ग्रुप्स आपको बताएं, सीरो ग्रुप्स और सीरो टाइप्स। सीरो ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को आपने उसके अंदर डाल दिए। सीरो टाइप्स फर्दर 13 है, 13 में से ये सीरो ग्रुप्स 5 बनते हैं। ठीक हो गया।
लिपोपॉलीसेकेराइड, ये इसकी क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स आ गई, एक सीरो ग्रुप्स हैं, एक सीरो टाइप्स हैं, एक अमीनो टाइप्स हैं। अब ओलिगोसेकेराइड मुख्तलिफ हो सकते हैं, लाजमी नहीं एक क्लास के अंदर वो एक ही रहे, ठीक है। ओलिगोसेकेराइड मुख्तलिफ तरह की मुख्तलिफ शुगर्स हो सकती हैं, तो दैट्स वाई अमीनो टाइप्स डिफरेंट हो जाएंगी। अब देखें इसकी प्रॉपर्टीज, जो एक कॉमन प्रॉपर्टी है इस पूरे चैप्टर में आपको पता होगा कि सारे ग्राम नेगेटिव हैं और नॉन मोटाइल हैं। कल भी हमने पढ़े थे जो ग्राम पॉजिटिव कोकाए थे वो भी नॉन मोटाइल थे, ठीक है। दूसरे, ये आपके पास डिप्लो कोकाइन है, मैंने आपको पहले बताया था, दो दो इकट्ठे हुए होते हैं, किडनी शेप होते हैं। बाकी नेसेरिया की मेनिंजाइटिस की बात हो रही है, माल्टोज ऑक्सीडेज कैटालेज, ये टेस्ट इसके पॉजिटिव होते हैं, माल्टोज ऑक्सीडेज कैटालेज। बाकी फर्मेंटेशन का पॉइंट सेकंड लास्ट पे लिखा है, माल्टोज एंड ग्लूकोज दोनों को फर्मेंट कर रहे हैं, ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी। आगे देखें वेरोलेंस में आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका पॉलीसेकेराइड कैप्सूल, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर लिपो ओलिगोसेकेराइड एलओएस, जिसको एंडोटॉक्सिन कहते हैं, ठीक हो गया। बाकी बुक में आपके पास और चीजें लिखी हैं, जैसे अमीनोग्लोबुलिन ए, आईजीए प्रोटीएज, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फैक्टर एच बाइंडिंग प्रोटीन है, वो इंपॉर्टेंट है। फैक्टर एच बाइंडिंग प्रोटीन बेसिकली आपके पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पे काम करता है, ठीक है। उसका जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनता है ना C5b6789, उसको बनने से रोकता है। और जो अमीनोग्लोबुलिन ए आईजीए प्रोटीएज थी, वो आपके पास वहाँ पे जो अटैचमेंट होती है ना बैक्टीरिया की, उसमें हेल्प कर रहा होता है, क्योंकि आपके पास जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं, जो मेनिंजाइटिस है, ये रेस्पिरेशन के थ्रू जाता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से आपके पास इसका पोर्टल ऑफ एंट्री है। अब इसमें होता क्या है कि आपके पास आईजीए, वहाँ पे नॉर्मली सिक्रीशन जहाँ जहाँ होगी वहाँ पे आईजीए होती है, तो वहाँ पे जो सिक्रीशन में आईजीए ऑलरेडी लगी भी होती है, उसका प्रोटीएज वहाँ काम करता है, वो उस आईजीए को खत्म कर देता है। जब एंटीबॉडी खत्म कर दिया उसको, तो बैक्टीरिया के लिए अटैच होना आसान हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। बाकी ये नीचे इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद करें, आपको जब मैं लैब डायग्नोस्टिक्स का चैप्टर कहा था, मैंने कहा था वहाँ पे एक टेबल है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट तरीन अगर्स लिखी हुई हैं जो कल्चर करने में इस्तेमाल होती हैं। पहली इंपॉर्टेंट अगर आ गई है थायर मार्टन अगर, कॉम्प्लेक्स चॉकलेट अगर, ये इसका नाम है, ठीक है, स्पेसिफिक नाम है जो यहाँ पे आपके पास इस्तेमाल होती है। अब आपकी बुक में जो किया हुआ है उसने जो मेनिंजाइटिस है उसके अंदर सिर्फ चॉकलेट अगर का जिक्र किया हुआ है, जबकि उसने जो गनोरिया है उसके अंदर उसने उसको थायर मार्टन मैडम लिखा हुआ है, तो आपने वैसे ही फॉलो करना है, ठीक है। तो थायर मार्टन अगर है वो आपके पास सिर्फ गोनोकॉकस में आएगी, है वो भी चॉकलेट अगर, लेकिन उसमें थायर मार्टन में थोड़ी सी ना चीजें और कॉम्प्लेक्स चॉकलेट अगर है, कुछ चीजें और ऐड हैं, लेकिन जो आपके पास यहाँ पे इस्तेमाल होती है मेनिंजाइटिस के अंदर वो सिर्फ चॉकलेट अगर है, इट इज नॉट कॉम्प्लेक्स चॉकलेट अगर, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इंटरसेलुलर डिप्लोकोकाई है ये, जो आपके पास ये नजर आ रहा है आपको छोटा सा, ठीक हो गया, नेसेरियम मेनिंजाइटिस है। अच्छा, ट्रांसमिशन आपको मैंने बता दिया, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है, ठीक है। और ज़्यादा किन लोगों में फैल सकता है, यंग अडल्ट में, 5 साल से कम उम्र बच्चों में, और C5 to C9 डेफिशिएंसीज जिनमें ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स नहीं होते उनके अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं, इतनी आपको पता हो, चिल्ड्रन वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि आपकी बुक के अंदर इसने एक बात लिखी हुई है जो आपको पता होनी चाहिए कि ये बुक की लाइन है, ये जब मैं आपको सारा इकट्ठा तैयार करवा दूंगा ना निमोनिया वगैरह, तब मैं आपको ये लिख भी दूंगा एक जगह पर। उसमें ये बात है कि आपके पास जो 80% केसेस होते हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की बात हो रही है, इस बैक्टीरिया का नाम है इसलिए मेनिंजाइटिस कॉज करवाता है। 80% केसेस ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इन इन्फेंट्स ओल्डर देन 2 months ऑफ एज, ठीक है। जो 2 साल 2 महीने से बड़े इन्फेंट्स होते हैं, मतलब 2 to 18 months तक ऑलमोस्ट, तो वो उनमें जो आपके पास मेजर कॉजेज होती हैं मेनिंजाइटिस की बैक्टीरियल, वो दो होती हैं, एक आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है और दूसरा नेसेरिया मेनिंजाइटिस है। ये दो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। ये इस तरह के एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं डायग्नोसिस बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे एज लिखी होती है और सारे चीज़ें सेम होती हैं, आपको पता नहीं लग रहा होता कि इसमें चीज़ें तो सेम है, कौन सा यहाँ पे ऑर्गेनिज्म हमें डालना है। ये इसकी इंपॉर्टेंट बात होगी। आगे देखें अब इसका पैथोजेनेसिस किस तरह है। सबसे पहली बात है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर किया इसने और वहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन को इसने इन्वेड किया, ये आ गया। उसके बाद अब ये बॉडी में कैसे, ये तो लोकल हो गया ना, अभी बॉडी में कैसे जा रहे हैं, ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है, वहाँ से म्यूकस मेम्ब्रेन को इन्वेड कर गया तो ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो गया, वहाँ जाके एंडोटॉक्सिन का आपको पहले पता है सारा पैथोजेनेसिस, फीवर करवाएगा, वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज करवाएगा, शॉक होगा, पेटेकुलर हेमरेजेस होंगी, ठीक है। पेटेकुलर हेमरेजेस आपकी बेसिकली होती हैं स्पॉट्स बन जाते हैं स्किन पर या किसी भी ऑर्गन के ऊपर, ठीक है हो गया।
आगे जो अक्सर कैप्सूल है उसकी वजह से इसकी विरुलेंस बढ़ जाती है, फेगोसाइटोसिस को रोक देता है। तो ये होगी इसकी पैथोजेनेसिस। अब इसकी जो डिजीजेज हैं, सबसे पहले डिजीज है मेनिंजाइटिस, जो कॉमन है, दैट इज एक्यूट ऑनसेट ऑफ फीवर, हेडेक और स्टिफ नेक। ये जो स्टिफ नेक है ये आपके पास साइन होता है मेनिंजाइटिस का। इट कैन बी वायरल मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल, फंगल, कोई भी हो सकता है। लेकिन जो स्टिफ नेक है दैट इज द क्लासिकल साइन ऑफ मेनिंजाइटिस। बाकी देखिए नॉर्मल साइन है जो हम जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन सिम्टम्स, हेडेक या एक्यूट ऑनसेट ऑफ फीवर, स्टिफ नेक होती है। ठीक है, अभी आप जब वार्ड्स में जाएंगे तो आप वहाँ पे जब नर्वस का वार्ड होगा नर्वस सिस्टम के लिए, तो वहां पे आप पढ़ेंगे कि स्टिफ नेक को चेक करने के क्या मेथड्स होते हैं। ठीक हो गया। दूसरी इसकी डिजीज है एक्यूट मेनिंजोकॉकीमिया। बेसिकली जब आपका ये बैक्टीरिया ही है, मतलब आपका जो बैक्टीरिया है ये आपके पास बॉडी में स्प्रेड कर जाए, उसमें क्या होता है, सेप्टिसीमिया विद और विदाउट मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बाकी बॉडी में स्प्रेड किया तो एंडोटॉक्सिन वाला सारा काम आएगा, फीवर, शॉक, हैमरेज। पेटेकिया टू परपुरा। पेटेकियल होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, परपुरा तरह बड़े हो जाते हैं। ठीक है, ये जो फिगर में आप देख रहे हैं बच्चे की बॉडी के ऊपर निशानात हैं, ये परपुरा होंगे। दीज आर नॉट पेटेकियल हैमरेजेस। बाकी इसका ट्रीटमेंट फौरी रिक्वायर्ड होता है, अदरवाइज इसकी जो फर्टिलिटी रेट है आप देख लें कि मोर देन 25% है, मतलब 100 में से 25 मरीज आपके वो उनकी डेथ हो जाएगी। आगे ये तो हो गया एक्यूट मेनिंजोकॉकिंग। आगे क्रॉनिक में क्या होता है कि आपके पास बैक्टीरिया परसिस्टेंट होता है, वीक्स तक चलता रहता है, फीवर भी लो ग्रेड होता है, जॉइंट पेन होती है, आर्थराइटिस, और पेटेकियल स्किन लीजन्स आती हैं, पर पूरा नहीं है इसके अंदर। ठीक है, बाकी और डिजीज देख लें इसमें माइल्ड होती हैं, जो फेनेजाइटिस सॉरी फेरेंजाइटिस हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, यूरिथ्राइटिस हो सकता है। ये बहुत माइल्ड है, ठीक है, ज्यादा नहीं होती है। बाकी एक सिंड्रोम है, ये सिंड्रोम आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। ठीक है, इट इज ऑल्सो अ फॉर्म, एक कॉम्प्लिकेशन है मेनिंजोकॉकिनिया की। ठीक है, अब इस कॉम्प्लिकेशन के आप लोग बेसिकली जब आपने हीमोडायनामिक्स सबको पढ़ाया होगा सहत शाम में, तो उन्होंने आपको बताया होगा इसके बारे में, ये सेप्टिक शॉक के अंदर लिखा हुआ है, सेप्टिक शॉक की पैथोजेनेसिस के अंदर ये वही चीज चलती आ रही है। ग्राम नेगेटिव में एंडोटॉक्सिन होता है और एंडोटॉक्सिन में वही सेप्टिक शॉक होता है। ठीक है, कोई भी कॉज हो सकती है, ये उसी की चीजें हैं, यहाँ पे बस आपने उसको डिजीज के नाम को याद रखना है। अब फ्रेड वाटर हाउस फेडरेशन सिंड्रोम में क्या होता है, बेसिकली कॉम्प्लिकेशन है, इस पर DIC हो रहा है, डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। ये इस तरह की एक आपके पास हीमोडायनामिक प्रॉब्लम है जिसमें हीमोस्टेसिस और थ्रोम्बोसिस दोनों की जो है ना डिसऑर्डर से इकट्ठे इकट्ठे आ जाते हैं एक ही फ्लो के अंदर। वैसे तो यहाँ पे हीमोस्टेटिक डिसऑर्डर होगा, यहाँ मतलब यहाँ तो खून क्लॉट नहीं होगा, यहाँ क्या होगा आपके पास, जो होगा क्लॉट ज्यादा होगा। ये दो ही प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्लॉट होता भी है और नहीं भी होता। ठीक हो गया। बायोलेटरल हेमोरेजिक एड्रीनल इंफ्रॉक्शंस, इसमें एड्रीनल इंसफिशिएंसी हो जाती है दोनों साइड्स पे। सेप्टिक शॉक, एक्यूट हाइपरटेंशन, टेकिकार्डिया, पेटेकिया, वो एंडोटॉक्सिन के कॉमन सिम्टम्स हैं। अब क्योंकि क्योंकि क्या हुआ है, ये तो आगे आया नहीं। दूसरा ऑर्गेनिज्म, ये मैं स्लाइड डालना भूल गया हूँ, तो मैं उसको आपको बुक पे ही बता रहा हूँ। अच्छा जी, बुक पर आ जाओ आप लोग। ये लेविंसन का 15th एडिशन है, पेज नंबर 124 है। ठीक है, इस चैप्टर में ऐसे कोई इंपॉर्टेंट MCQs नहीं है, तो मैंने आपको ऐसे मार्क भी नहीं करवाए हैं। बाकी पहले पेज पे आप देख सकते हैं, जो मैं यहाँ पे अब आपको करूँगा ना, एक बात को, ये वाला पैराग्राफ आपको इंपॉर्टेंट है, लिपो लिगो वाला। ठीक है, बाकी वेरी इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर की बात जो मैं बताना पहले से शायद भूल गया हूँ। एक तो ये चौकलेट अगर वाली बात हो गई, एक में कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स को थायमैटर मार्टिन कह देते हैं। और दूसरी बात ये, तीसरी बात ये होगी ऑक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ग्राम नेगेटिव स्पीशीज जो होती हैं उसमें ऑक्सीडेज टेस्ट भी होता है। इसमें बेसिकली होता है कि इसमें साइटोक्रोम C होता है। ठीक है, तो लैब के अंदर जब हम इस कॉलोनी को एक्सपोज करते हैं इनकी फिनाइल आपके फिनाइलिन डायमाइन को, तो ये पर्पल या ब्लैक कलर की कॉलोनी बन जाती है इसकी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास एंजाइम प्रेजेंट होता है साइटोक्रोम C वाला। बाकी इसमें कुछ स्पीशीज के नीचे नाम लिखे हुए आप देख सकते हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी माइनर हैं। तो ये आगे वो माइनर में लिखे होंगे क्योंकि आपके सिलेबस में ऐसे इंक्लूडेड भी नहीं है। ये आप देख लें फिगर 6.1 में मेनिंजोकॉकिमिया में किस तरह के आपके पास आ गए। ठीक है, पर पूरा इतने बड़े बड़े स्पॉट्स बने हैं। आगे ये दो टेबल्स हैं जो पूरे चैप्टर की समरी है, सारे डिजीज के नाम इसमें लिखे हैं, हर चीज लिखी है। इस टेबल में आपने क्या काम करना है, एक तो आपने माल्टोज का ग्लूकोज का लिख लेना है। पहले वाले में ग्लूकोज ग्लूकोज दोनों में प्लस होता है।
ठीक हो गया। तीसरा आपने लिखना है ऑक्सीडेज का, ऑक्सीडेज टेस्ट दोनों में पॉजिटिव होता है। वैक्सीन सिर्फ पहली की अवेलेबल है, दूसरी की अवेलेबल नहीं है। अब देखिए मेनिंजाइटिस का इन्फेक्शन पायोजेनिक था, ठीक है, टॉक्सिजेनिक नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि एंडोटॉक्सिन कौन सा होता है, एक्सोटॉक्सिन वाले को टॉक्सिजेनिक कहते हैं बस, एक्सोटॉक्सिन बाहर से आएंगे, ठीक है। एंडोटॉक्सिन जो से हैं वो, एंड एक्सोटॉक्सिन स्पेसिफिकली बना रहा होता है वो, एंडोटॉक्सिन उसके हिस्सा होता है उसका, ऑर्गेनिज्म का। अब जो गोनोरिया है इसमें पायोजेनिक इन्फेक्शन होता है, लेकिन वो 4 तरह का हो सकता है। यहाँ लोकल होगा, लोकल में आपके पास, अच्छा अब गोनोरिया में देखिए आपके पास पोर्टल ऑफ एंट्री जेनिटल ट्रैक्ट है, और जेनिटल ट्रैक्ट में एक ही तरह से एंटर हो सकता है, बाय द सेक्स, ठीक है। ड्यूरिंग द सेक्स आपके पास ये जो है इन्फेक्ट कर सकते हैं, और इसमें आपके पास अगर सेक्स वाला इन्वॉल्व हो रहा है ताकि पिलाए, इसकी जो आपके पास पैथोजेनेसिस है उसमें पिलाए इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया, ये बुक में सारी बातें लिखी हुई हैं, बस अभी यहाँ सुनते जाए इस टेबल को सामने रखते हुए। अच्छा बाकी अब जो इन्फेक्शन होते हैं इसके, पहली देखें लोकल इन्फेक्शन है वही गोनोरिया हो गया, जिसमें यूरिथ्राइटिस मेल्स के अंदर कॉमन होते हैं, और सर्विसाइटिस फीमेल में ज्यादा कॉमन होता है। ठीक हो गया, ये आपके पास मेल फीमेल के लिहाज से डिफरेंस हो गया। उसके बाद आगे जो आपके पास इंपॉर्टेंट इसमें है, जो सेकंड होता है असेंडिंग इन्फेक्शन, आप ऊपर को चलेंगे आप, ठीक है। असेंडिंग में आपके पास फीमेल्स में क्या हो सकती है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, और उसमें आपके पास सेल्फेंजाइटिस हो सकता है, मतलब यूट्राइन ट्यूब्स की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, और उसकी वजह से फर्दर आपको पता है, आपने पढ़ा वैसे रियलिटी हो जाएगी, एक टॉपिक प्रेगनेंसी वाले सिम्टम्स आ सकते हैं। और मेल्स में क्या होता है असेंडिंग में, मेल्स में होता है एपिडिडमाइटिस हो सकता है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ एपिडिडमाइटिस। बाकी डिससेमिनेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शन, जिसको डीजीआईज भी कहते हैं, आगे टेक्स्ट में लिखा हुआ है डीजीआई निमोनिक है इसका। इसमें क्या होता है बॉडी में स्प्रेड करता है ना, तो बॉडी में आर्थराइटिस जैसे पीछे वाले में आया था, टीनोसाइनोवाइटिस आपके टेंडेंस की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और पॉस्ट्यूल्स आ जाते हैं स्किन के ऊपर मुख्तलिफ तरह के। और एंड पे न्यूनेटल, दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ। न्यूनेटल में क्या होता है आपके पास, न्यूनेटल में आपके पास बेसिकली होता है कंजक्टिवाइटिस होता है, और वो कंजक्टिवाइटिस जो आपके पास गोनोकॉकस की वजह से होगा उसे ऑफ्थेल्मिया न्यूनेटोरम पे कहते हैं, ठीक है। बाकी इस टेबल में मेंशन नहीं है, जो डिससेमिनेटेड आपके पास इन्फेक्शन था वो और जगह भी जाता है जिस तरह, उसमें जब मैंने याद किया था तो मैंने एट के नाम से याद किया था, ईट की सेकंड फॉर्म है एट, ए टी ई, ए फॉर एनोलेक्टल एरिया, ठीक है, मतलब आपके पास एनोलेक्टल एरिया वहां पे आ जाएगा। वहां पे क्या होगा, प्रोक्टाइटिस, ब्लड जो आपके पास जो है ना, प्रोक्टाइटिस आपके पास जो रेक्टम का आपके पास इन्फ्लेमेशन हो जाती है। सेकंड आ गया टी फॉर थ्रोट, थ्रोट में फेंजाइटिस, एंड ई फॉर आईज, आईज में आपके पास ये देख सकते हैं कंजक्टिवाइटिस, ये सेम है, ठीक है। ये निमोनिक डिससेमिनेटेड को याद करें, ए टी ई 3 जगह जा सकता है ये, ठीक है। ये आपके पास हो गया खत्म आपका चैप्टर। बाकी मैंने आपको ये देखें टेबल 16.3 है, कोई भी कैप्सूल हो, ठीक है, ये सिर्फ नीचे बात लिखी हुई है, ये आपके पास नीमोकॉकस जो कल हमने पढ़ा था, हिमोफिलस आगे हम पढ़ेंगे, उन सब के कैप्सूल में ये इंपॉर्टेंट बात है, ये 4 बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहले वेरुलेंस, दूसरा आपके पास ये सीरोलॉजिकल ग्रुप के एंटीजन को डिफाइन करता है, तीसरा उन लोगों जिन लोगों को मेनिंजाइटिस होगा उनके स्पाइनल फ्लूइड के अंदर ये मौजूद होगा कैप्सूल, और तीसरा जो वैक्सीन होगी उसमें कैप्सूल के एंटीजन होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा ये फिगर आप देख रहे हैं 16.3, ये वही आपके पास जो कि यूनेटल कंजक्टिवाइटिस है उसके बारे में लिखा हुआ है। अब ये बात देखें, पहली कॉज इसकी क्या है, निसेरिया गोनोरिया, ठीक है, और दूसरी कॉज नीचे लास्ट टाइम में लिखी हुई आपके पास कॉमन कॉज दूसरी जो है आपके पास क्लमाइडिया ट्रैकोमैटिस, ठीक है, ट्रैकोमा कॉज करवाते हैं, तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट कॉज होगी, ये एमसीक्यू है आपका। बाकी जो मैंने आपसे 80% वाली बात की थी कि बुक में लिखी हुई है, ये देख लें, ये लिखी हुई है इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाए 127 पर, ट्रीटमेंट प्रिवेंशन आपने काटनी होती है, ये वैक्सीन वाला भी टेबल काट देना है आपने, याद नहीं करना, बस पता हो, ठीक है। तो जो आपके पास बी वाली वैक्सीन होती है, बी वाली, बी के खिलाफ उसके अंदर फैक्टर एच बाइंडिंग प्रोटीन होता है, बाकी सब में आपके पास क्या है, आपके पास कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड से काम चल जाते हैं। इस पेज पे आ जाएं, सेक्सुअली ट्रांसमिट कर रहे हैं, और अमूमन ये जो सा होता है गनोरा, हैरानी वाली बात है, मैं मेल्स में सिम्टोमेटिक है ये, और फीमेल्स में एसिम्टोमेटिक है,
ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। फीमेल सिम्टम्स नहीं आते। नेक्स्ट लास्ट में देख सकते हैं आप, ये थायर मार्टन मीडियम के बारे में भी लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सिर्फ गोनोकॉकस में लिखा हुआ है, ठीक है चॉकलेट अगर, बट ये कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसके अंदर अपने साथ में एंटीबायोटिक्स ऐड किए हैं ताकि नॉर्मल फ्लोरा सप्रेस हो जाए, ये ना हो कि नॉर्मल फ्लोरा भी ग्रो कर जाए उसके अंदर। ये चैप्टर खत्म हो गया, लैब डायग्नोस्टिक फाइल आपके साथ शेयर की हुई है, वहां से आप मुझे याद कर लेना जैसे लिखा है, सारा कुछ समझा दिया मैंने आपको। अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स पे वापस। ये मेजर चैप्टर था, अब आगे जो अगले दो चैप्टर्स हैं वो है माइनर। चैप्टर नंबर 22 पे आ जाए, मेरी बुक का पेज नंबर है ये 187। सबसे आसान तरीन ऑर्गेनिजम्स हैं ये जो 22-23 वाले हैं, बिल्कुल 15 मिनट्स में आप फर्स्ट रीड में तैयार कर लेते हैं। अच्छा एक्टिनोमाइसीज, अच्छा नाम से लगता है ये फंगस है, ठीक है। एक्टिनोमाइसीज, माइसीज वाला वर्ड फंगस में आ रहा होता है, और इसकी रीजन भी है कि बेसिकली है तो ये बैक्टीरिया ही, लेकिन इसकी जो है ना फिलामेंट्स होते हैं लंबे लंबे, रॉड्स की तरह ही होते हैं बेसिकली, जो हमने बैक्टीरिया पढ़ने हैं ना, कोकाए होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, रॉड शेप होते हैं बैक्टीरिया, ये बिल्कुल रॉड्स हैं, और इनके रॉड्स एग्जाम्पल करते हैं फंगस के हाइफे के साथ, इस वजह से इसको हम लोग माइसीज वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। और अगली बात इंपॉर्टेंट, ये हैं ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, दीज आर नॉट ग्राम नेगेटिव, दीज आर ग्राम पॉजिटिव। ऑब्लिगेट एनारोब्स हैं, ठीक है, एनारोब्स हैं मतलब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती इनको ग्रो के लिए, ऑक्सीजन होगी तो ग्रो नहीं करेंगे। देन आ गया ब्रांचिंग फिलामेंट्स, वो आपको पहले बता दिया, हाइफे की एग्जांपल कर रहे हैं। आगे स्लो ग्रोइंग, नॉट एसिड फास्ट, ये बात इंपॉर्टेंट, एसिड फास्ट वाली। मैंने आपको जब जेड एन स्टेनिंग का कहा था, जील नेल्सन, एक स्टेनिंग होती है ग्राम पॉजिटिव, एक होती है जील नेल्सन स्टेनिंग। तो जील नेल्सन स्टेनिंग को हम एसिड फास्ट भी कहते हैं या एसिड फास्ट बैसिलाई भी कहते हैं, बैसिलाई स्टेनिंग भी कहते हैं, AFB। उसमें दो ही ऑर्गेनिजम्स हैं, एक माइकोबैक्टीरियम है और एक नोकार्डिया है। इस चैप्टर के अंदर दो स्पीशीज हैं, एक एक्टिनोमाइसिस है और दूसरी नोकार्डिया। तो ये पॉइंट यहाँ पे उस कंपैरिजन में लिखा गया है, ठीक है। जो नोकार्डिया है वो एसिड फास्ट होता है, वीकली एसिड फास्ट होता है, और ये जो उनसे एसिड फास्ट नहीं होता। बाकी देखें, अगली इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है सल्फर ग्रैन्यूल्स, और कोई आपके पास ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें सल्फर ग्रैन्यूल्स आते हैं। ये आपका एक मतलब जो ना पक्का जो एक होता है कि जो वो कहते हैं पक्का हुआ चीज लिखी हुई है जी, ये ऐसी आएगी पेपर के अंदर, ठीक है, ऐसे लिखा होगा सल्फर ग्रैन्यूल, वैसे एक ही दफा इसमें सवाल आया है एमसीक्यू से, बहुत दफा रिपीटेड है, सल्फर ग्रैन्यूल्स हैं, और साथ में आपके पास एक साइनस भी बनी हुई है ट्रेनिंग के लिए, तो उसमें क्या होगा, ठीक है। येलो ऑरेंज मैसेज ऑफ ऑर्गेनिज्म रिजेंबलिंग ग्रेन्स ऑफ सैंड, दूसरी बात सैंड से ग्रेन्स रिजेंबल कर रहे हैं। और जो ह्यूमन पैथोजन है उसका कंप्लीट नाम होता है एक्टिनोमाइसिस इसराइली, ठीक है, एक्टिनोमाइसिस इसराइली। अच्छा जी, पैथोजेनेसिस क्या है, नॉर्मल फ्लोरा, नॉर्मल फ्लोरा था आपका, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, जीआईटी का या रिप्रोडक्टिव ट्रैक का, तीन जगह पे काम कर रहा है, ठीक है। डिजीज होगी, या तो वहाँ डिजीज प्रोड्यूस हो जाती है लोकली, या आपके पास ट्रॉमा होगा म्यूकोजल बैरियर का, अगर म्यूकोजल बैरियर डिस्टर्ब हो जाए तो एंडोजेनियस इन्फेक्शन। अब म्यूकोजल बैरियर में आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रॉफ में भी ऐसी लाइन को लिखी हुई थी एमसीक्यूज में भी, ठीक है। अव्वल बात तो ये कि नॉर्मल फ्लोरा का हिस्सा है ये, ठीक है, तो ये कहाँ का नॉर्मल फ्लोरा को बता दिया। अब अगर लोकल ट्रॉमा होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका जॉ टूट जाता है, ब्रोकन जॉ, दूसरी बात है डेंटल एक्सट्रैक्शन, दांत निकाल रहे हैं, उस टाइम पर ये आपके पास एंटर कर जाता है बॉडी के अंदर, ट्रॉमा हुआ है ना, तो ट्रॉमा की वजह से एंटर करेगा तो एंडोजेनियस इन्फेक्शन हो जाएगा। और एंडोजेनियस इन्फेक्शन में क्या होता है आपके पास, वहां पे सल्फर ग्रैन्यूल्स होंगे हार्ड येलो कलर के, और उसके साथ मतलब टिपिकली वो मैंने पहले क्या किया, स्लोली ग्रोइंग है, स्लोली इन्फ्लेमेशन जाएंगी, ठीक है, पेनलेस होती है, कोई पेन नहीं होती इसके अंदर, लेकिन स्लोली डेवलप किया और वहां पे आपके पास पस प्रोड्यूस होगी, पस के साथ साइड में साइनस भी बने होगी छोटी सी, ठीक है, साइनस भी बनी होगी वहां पर, जिससे वो आपके पास ड्रेन कर रहा होगा। आपकी बुक में इसकी पिक्चर है फिगर 22.2, वहां आप देख सकते हैं ईयर के बिल्कुल साइड पर है, साइनस भी बनी हुई है साथ में, मैं आपको दिखा भी देता हूँ बाहर। अच्छा, अब डिजीजेस देख लें इसकी क्या क्या हो सकती हैं, बुक में वैसे डिजीज इतनी डिटेल में लिखी नहीं हुई है। सर्वाइकल फेशियल डिजीज हो सकती है आपके पास, ठीक है, ऊपर ऊपर हेड पर, एक्टिनोमाइसिस स्टीली की वजह से, टिश्यू स्वेलिंग, फाइब्रोसिस, स्कारिंग, बस। आगे एब्सेसिस ड्रेन करते हैं थ्रू साइनस ट्रैक, पहले आपको बता दिया, ये देखिए ये आपकी बुक की फिगर लगी हुई है साथ में, ठीक हो गया, ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास पूरा ये
ये आपके पास जहाँ पे मेरा एरो है, ये आपके पास जो है साइनस ट्रैक बनी हुई है सारी, यहाँ पर ड्रेनेज हो रहा है इसका। देन आ रहे हैं माइकिटोमा। माइकिटोमा, ठीक है, ये है सॉइल बॉर्न एक्टिनोमाइसिस, जो आपके पास बाउंड में एंटर कर जाते हैं। पहले बाउंड हुआ था, आपके सॉइल की वजह से आपके पास एंटर कर जाए, तो ये वाली आपके पास आएगी। देन आगे लेस कॉमन होते हैं। वैसे जो 50% केसेस होते हैं ना इसके, वो फेस और नेक पे ही होते हैं, या चेस्ट या एब्डोमेन पे होंगे। बाकी रिमेनिंग 50% जो नीचे पेल्विक होते हैं वो बहुत कम होते हैं पेल्विक, और अमूमन उन खवातीन में ज्यादा होते हैं जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उन लोगों में आईयूडीज का इस्तेमाल करें, उन लोगों में ये वाला इन्फेक्शन ज्यादा हो सकता है। कॉमनली इसका इन्फेक्शन आपके पास हेड एंड नेक पे होता है, और कुछ चेस्ट या आगे एब्डोमेन पे हो सकता है। बाकी जो अदर आपका फ्लोरा, ये फ्लोरा की बात हो रही है ना, जीआईटी ट्रैक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, और जेंट रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक में है उसमें जो उन खवातीन में ज्यादा होते हैं जो आईयूडी इस्तेमाल करते हैं। रिस्क फैक्टर्स में क्या होते हैं, आपकी ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है, ब्रश से प्रॉपरली नहीं करे, या कोई डेंटल सर्जरी करवाई हुई है, ओरल ट्रॉमा है कोई, मतलब आपका जॉ टूट गया है, एब्डोमेन या पेल्विक सर्जरी के दौरान हो सकता है, या इंट्रायूटेराइन डिवाइस जिसमें सेल्फिंजाइटिस हो सकता है, उस चीज में ये इसके रिस्क फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट स्पीशी है नोकार्डिया। नोकार्डिया स्पीशीज में देखें, सेम वही प्रॉपर्टीज हैं, ग्राम पॉजिटिव रॉड्स, ब्रांच एंड मोल्ड लाइक फिलामेंट्स। मोल्ड, बेसिकली मोल्ड क्या है, ये वही हाइफे की बात हो रही है फंगस के। ऑब्लिगेट एरोब्स हैं ये, जो एक्टिनोमाइसिस थी वो एनारोब्स थे। ये डिफरेंस आ गया दोनों स्पीशीज में चैप्टर के। बाकी अगला देखें, यूबिक्विटस सॉइल ऑर्गेनिज्म, ये हर तरफ सॉइल में फैले हुए हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर इसका हैबिटेट नहीं है, नॉर्मल फ्लोरा का हिस्सा नहीं है ये, स्लोली ग्रोइंग है, ये कॉमन बात होगी। वैक्स लाइक आउटर लेयर है इसकी, प्रोड्यूस माइकोलिक एसिड, इस माइकोलिक एसिड की वजह से ये एसिड फास्ट हैं, अदरवाइज की कोई और प्रॉपर्टी नहीं है। जो बैक्टीरिया माइकोलिक एसिड प्रोड्यूस करेगा वो एसिड फास्ट होता है। माइक्रोबैक्टीरिया में इसीलिए एसिड फास्ट होते हैं, माइकोलिक एसिड की लॉन्ग चेन्स होती हैं, और वो कंप्लीटली एसिड फास्ट होते हैं, पार्शली नहीं होते, इसमें बहुत कम अमाउंट माइकोलिक एसिड होता है। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, यूरिएज है, कैटलेज पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव है तो उसमें कुछ कैटलेज पॉजिटिव भी हो सकता है, कैटलेज पॉजिटिव आता है। यूरिएज में ये यूरिएज एंजाइम आपके पास, अगर आप यूरिया को रखें तो उसको ये ब्रोक डाउन कर देता है नाइट्रोजन और सॉरी अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ठीक हो गया। अभी आप देख सकते हैं इसकी, यहाँ पे ये नोकार्डिया आपको नजर आ रहा होगा। इसमें ये वाला जो है ना आपके पास, ये वाला जहाँ में रह रहे हो, ये वाले आपके पास जो है नोकार्डिया है। ठीक है, और ये इसकी बॉडी है जिसपे ग्रो कर रहा है, माइसीलिया जिससे कहते हैं। आपको लग रहा होगा हम फंगस पढ़ रहे हैं, माइसीलिया के वर्ड बाबा आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि रिजेंबलेंस है उसके साथ। अच्छा, पैथोजेनेसिस देखें, दो तरह से हो सकती है, या तो इनहेल ऑर्गेनिजम्स आपके पास, उसमें आपके पास जो है बेसिक नोकार्डिया एस्टियोइडीज है, ये ऑरोफेरिंक्स में आएगा, वहां से लोअर एयरवेज में जाएगा, निक्रोसिस और एब्सेस फॉर्मेशन होगी, और अमूमन ये आपके पास इम्यूनो कंप्रोमाइज लोगों में होता है, एड्स के पेशेंट जिसमें हो गए। नेक्स्ट आ गया एनवायरमेंटल एक्सपोजर, ये आपके पास वाउंड से कंटेमिनेट करेगा, और वहाँ पे वाउंड इन्फेक्शन जाएगा, यहाँ आपके पास ग्रैनुलोमा फॉर्म हो जाएगा। ग्रैनुलोमा क्या होता है, दो तरह की इन्फ्लेमेशन है, एक्यूट और क्रॉनिक। क्रॉनिक की एक टाइप होती है ग्रैनुलोमा। ग्रैनुलोमा में क्या होता है कि सेंटर में सारा काम हो रहा है, वहाँ पे नेक्रोसिस है, डेब्रिस है, पस वगैरह इकट्ठी हो रही है, और साइडों पे हीलिंग हो रही है। मतलब वो एक जगह पर मतलब मसला भी है और साइडों पे हीलिंग भी हो रही है, मतलब मसला हल भी हो रहा है, तो ये होता है आपके पास ग्रैनुलोमा। और ये उनके खिलाफ होता है जो ना एक्यूट से मूव हो रहे होते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ना एक्यूट इन्फ्लेमेशन से रिमूव होते हैं बॉडी से, ना क्रॉनिक से रिमूव होते हैं, मतलब वो बॉडी में फॉर अ लॉन्ग रन होते बहुत बड़े हैं, रिमूव करना मुश्किल होता है, तो वो फिर ग्रैनुलोमा बन जाता है। अच्छा, जो डिजीजेस देखें, ब्रोंको पल्मोनरी डिजीज होती है, कॉज आपको बता दिए, लंग में कॉज आपके पास नोकार्डिया स्टोराइटिस थी, नेक्रोसिस होगा। टीबी को, जिन लोगों को टीबी होगा उसको मिमिक कर देगा, बढ़ाता है। नेगेटिव पीपीडी, पीपीडी आपके पास एक टेस्ट है, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव होता है। ये हम टीबी पढ़ेंगे तो आपको टेस्ट एक्सप्लेन करूंगा, स्किन टेस्ट होता है। टीबी के मरीजों में चेक करते हैं कि आया क्या इन्फेक्शन अभी हुआ है, बाद में हुआ है, या देर से हुआ है। ठीक है, लेटेंट इन्फेक्शन है या आपके पास करंट इन्फेक्शन है। कफ, फीवर, डिज्निया और निमोनिया कॉमन है। अच्छा, आप लोगों को ये कंफ्यूजन आ रही होगी कि आप डिजीज के नाम पढ़ते हैं तो उसकी क्लिनिकल साइंस डिटेल में पढ़ने की, इसमें क्या क्या होगा। नो, द आंसर इज नो। आप हमें डिटेल में याद नहीं करना, आपके लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है ये कि उसमें क्या होगा उस डिजीज के अंदर, सिम्टम्स क्या होंगे, अनलेस कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जांपल एक जगह पे लिखा हुआ होगा ऑर्गेनिज्म के अंदर कि उसमें सोडियम हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है और किसी में नहीं होता, तो वो आपने याद कर लेना।
ऐसी बात जो कॉमन नहीं है, जो एक ही जगह पे लिखी है, वो बात आपने याद रखनी है, बाकी आपने नहीं करनी है। बाकी जो ब्रोंकोपल्मोनरी आपके पास आगे स्प्रेड कर जाते हैं एब्सेस के जरिए, ब्रेन एब्सेस की फॉर्मेशन हो सकती है, या बाकी और जगहों पर भी एब्सेस हो जाएगा। तो स्किन इन्फेक्शन उसमें देखें, ट्रांसमिशन आपके पास स्किन वाउंड्स में होती है, सॉइल के जरिए आपके पास आ गया माइकिटोमा, माइकिटोमा हो गया, नोकार्डिया ब्राजीलियंसिस, ये बुक में भी लिखा हुआ है आपके पास, नोकार्डिया ब्राजीलियंसिस। क्रॉनिक इन्फेक्शन है, लोकलाइज सबकुटेनियस स्वेलिंग होती है, पस के साथ साइनस ट्रैक्ट्स भी बन जाती हैं, रिजेंबल करता है लिम्फोकुटेनियस इन्फेक्शंस को। कौन से होते हैं लिम्फोकुटेनियस? जैसे माइकोबैक्टीरिया जो बैक्टीरिया है, और स्पोरोथ्रिक्स, स्पोरोथ्रिक्स आपके पास होती है, ये फंगस है। माइकोबैक्टीरिया टीबी कॉज करेगा और बहुत सारे डिजीज करते हैं, लेकिन टीबी आपको पता है। स्पोरोथ्रिक्स आपके पास वो गार्डनर्स जो कि ये गुलाब के पौधे या ऐसे पौधे जिनमें कांटे लगे हुए होते हैं, वो जब लगा रहे होते हैं कांटा चुभ जाता है, उसकी वजह से फंगस आपके पास बॉडी में आ जाती है, इसलिए इसको रोज गार्डन डिजीज भी कहते हैं, रोज गार्डनर डिजीज, सॉरी, स्पोरोथ्रिक्स की वजह से। तो ये दो, एक फंगस है और एक बैक्टीरिया को रिजेंबल करती है ये डिजीज, स्किन इन्फेक्शन, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह के इसके आगे पास लीजन्स होते हैं कुटेनियस। ये चैप्टर भी खत्म हो गया। बुक में इसका कोई एमसीक्यू जैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपको मैंने बताया था यही बातें इंपॉर्टेंट है। बस एक दफा इसका टेबल देख लीजिएगा। टेबल में एक बात, पहली बात ये है कि एक हैबिटेट डिफरेंट है दोनों स्पीशीज का। दूसरी बात, एक एनारोबिक है, एक एरोबिक है। डायग्नोसिस में इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, एक जो है आपके पास एसिड फास्ट है और एक एसिड फास्ट नहीं है। और डिजीज में इंपॉर्टेंट बात, एक जो सा होता है वो हर बंदे में डिजीज कॉल करवा सकते हैं, एक्टिनोमाइसिस, लेकिन नोकार्डिया आपके पास सिर्फ इम्यूनो कंप्रोमाइज लोगों में डिजीज कॉज करवाएगी। लास्ट टॉपिक है आज का, माइकोप्लाज्मा। स्पीशी तो वैसे इसमें एक ही है, लेकिन कुछ अदर माइकोप्लाज्मा के नाम भी हैं, वो भी हम देख लेंगे एक दफा, एक एक लाइन लिखी है उसके बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसकी वजह, माइकोप्लाज्मा आपके पास एक तो, आगे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, देखिए तरतीब से देखते जाएं चीज़ों को, बहुत ईजी है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। माइकोप्लाज्मा की प्रॉपर्टीज, सबसे पहली बात, सबसे स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, इससे छोटा बैक्टीरिया नहीं है। ये चैप्टर 2 में भी आपके बात लिखी हुई है बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। इतना स्मॉल है कि इवन 0.45 माइक्रोमीटर फिल्टर से भी पास कर जाता है, ठीक है, जिसमें से बाकी बैक्टीरिया पास नहीं कर सकते। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सब बैक्टीरिया के अंदर, खवा वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, पेप्टिडोग्लाइकन होता ही होता है, लेकिन ये वो क्योंकि सेल वॉल का हिस्सा है ना ये, लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, तो पेप्टिडोग्लाइकन भी नहीं होती। ठीक हो गया। आगे आ गया प्लियोमॉर्फिक है। प्लियोमॉर्फिक मतलब मुख्तलिफ शेप्स हो सकती हैं। नॉट विजुअलाइज विद ग्राम स्टेन। अब ग्राम स्टेन से क्यों विजुअलाइज नहीं हो सकता? उसकी रीजन ये है आपके पास, ठीक है, इसका पूरली स्टेन होता है, ठीक है, बहुत पूर स्टेनिंग करते हैं, इस वजह से हम इसको ग्राम स्टेनिंग भी इसकी नहीं कर सकते हैं। आगे देखें, इसको स्टीरोल्स की जरूरत होती है ग्रोथ के लिए, बाकी किसी बैक्टीरिया को नहीं होती। ये प्रॉपर्टी फंगस से रिलेट करती है इसकी, फंगस में कोलेस्ट्रॉल के इस्तेमाल होते हैं। ये बात हमें याद रखनी है, आपके कौन सी प्रॉपर्टी, जब हम आगे फंगस पढ़ेंगे वहां लिखा हुआ होगा कि फंगस सारी इस्तेमाल करती हैं कोलेस्ट्रॉल, लेकिन जो नहीं इस्तेमाल, बैक्टीरिया इस्तेमाल नहीं करते एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इस्तेमाल करता है आपके पास। अच्छा, ग्राम स्टेन में विजुअलाइज का रीजन, बेसिक रीजन तो यही है कि सेल वॉल तो है ही नहीं, ठीक है, जब सेल वॉल नहीं है तो वो स्टेनिंग करेगा किस पर, तो इस वजह से आपके पास इस्तेमाल ना हो। दूसरी बात क्या बताइए? कोलेस्ट्रॉल वाली बात बताइए। वाहिद बैक्टीरिया है जो कोलेस्ट्रॉल रिक्वायर्ड है, और कौन सा है? अर्गोस्टिरोल नहीं है, कोलेस्ट्रॉल रिक्वायर्ड है। अर्गोस्टिरोल फंगस में होती है। आगे इसकी जो कॉलोनी बनती है, ठीक है, अगर हम इसकी कॉलोनी बनाए ना कल्चर करके, तो इसकी कॉलोनी बिल्कुल फ्राइड एग की तरह होती है, जो हम ऑमलेट बनाते हैं, सॉरी, एग को फ्राई करते हैं उसमें, उस तरह की शेप होती है, मतलब सेंटर से उठा हुआ होगा और साइडों से वो थिनर हो गया आउटर एजेस, इस तरह की आपके पास कॉलोनी बन रही होती है माइकोप्लाज्मा की, और इसी के स्पेसिफिक है। ये सारी प्रॉपर्टी स्पेसिफिक है माइकोप्लाज्मा के साथ, जो याद कर लेना आपने। स्मॉलेस्ट है, पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता, मतलब सेल वॉल नहीं है, ना ग्राम स्टेनिंग होगी, और स्टोरेज चाहिए। दो पैथोजेंस हैं माइकोप्लाज्मा क्लास, एक माइकोप्लाज्मा निमोनिया है और एक माइकोप्लाज्मा होमिनस। निमोनिया से माइकोप्लाज्मा जो निमोनिया कॉज करवाएगा, और होमिनस कौन सा होता है, वो आपके पास पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कॉज करवाता है। उसको हम देखते हैं। अब देख लें दोनों के अलग अलग तरह की फिगर्स, आप देख लें। ये जो प्लियोमॉर्फिक, क्योंकि एक सेम शेप तो बिल्कुल नहीं है ना, अलग अलग तरह की शेप है। अच्छा जी, माइकोप्लाज्मा निमोनिया वेरी इंपॉर्टेंट पैथोजेंस।
पहली बात तो ये है कि सिर्फ ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है, बिल्कुल लैंड पे लिखा हुआ है, देखो साइन लगा हुआ है, ओनली ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है ये, ठीक है। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलेगा, पहली बात तो ये आया। रेस्पिरेटरी जो है ना एपिथेलियम, उसको इसने अडहेयर कर देना, अडहेयर करने के बाद इसने लाइटिक एंजाइम्स इस्तेमाल करने हैं और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को इस्तेमाल करना है, जिसकी वजह से आपके पास जो सीलिया लगा होता है ना, सीलिया आपके पास पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक वो डैमेज हो जाता है। जब वो डैमेज हो गया तो आपके पास आपकी अपर एयर वेज की क्लियरेंस खत्म हो जाती है, मतलब कोई खराब चीज बाहर से आ रही है, डस्ट आ रही है, पोलन आ रहा है, वो आपके पास क्लियर नहीं होगा, वो अंदर जाना शुरू कर जाएगा। इसकी वजह से, और इसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया लंग्स तक चला जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया कहाँ तक चला जाता है, लंग्स तक चला जाता है। बाकी आगे देखें कि सुप्रा एंटीजन एक्टिविटी होती है इसकी, ठीक है। तो इसलिए ये आपके पास क्या करता है, सिस्टमिक सिम्टम्स कॉज करवा सकता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि सुप्रा एंटीजन एक्टिविटी क्यों है, खुद अंदर क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है कि इन्वेड नहीं कर सकता, ये आपकी ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा सकता, लेकिन ये आपके पास सुप्रा एंटीजन एक्टिविटी के लिए सिस्टमिक सिम्टम्स ला जरूर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो आपकी बुक में भी लिखी हुई है, अगर मैं फिगर दिखाऊं, ये देख, इसके आप एंड देखें, टैपरिंग एंड है ना यहाँ पर, टेल सी लग रही है, एक रॉड टाइप टेल सी है, इसकी वजह से ये बिल्कुल टैप पर वो उसके घुस जाते हैं अंदर जाके एपिथेलियम के अंदर, पहले सीले को डैमेज करेगा, क्लियरेंस को रोकेगा, बैक्टीरिया लंग्स तक जाएगा, और उसकी वजह से आगे निमोनिया होगा और सुपर एंटीजन एक्टिविटी की वजह से सिस्टमिक सिम्टम्स आएंगे, और ये सिर्फ ह्यूमंस में हो सकता है। और किन में हो सकता है इसकी एपिडेमियोलॉजी देखें जरा इसकी थोड़ी सी, ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी बता रहा हूँ, विंटर में सबसे ज्यादा होगा, और उन यंग एडल्ट्स में, विंटर में भी यंग एडल्ट्स में ज्यादा होता है, और उन लोगों में जो साथ साथ रहते हैं, जिसमें फैमिलीज में, जो मिलिट्री के लोग जो होते हैं, और कॉलेज स्टूडेंट्स, ये बुक की लाइन है, मैं खुद से नहीं बता रहा, ठीक है, बुक की लाइन है ये। फैमिलीज में जो मिलिट्री के लोग हैं या जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के अंदर ये बहुत कॉमन होता है, और वो भी विंटर्स के अंदर। आगे जो सिस्टमिक सिम्टम्स होते हैं उसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी सिम्टम्स भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि नाम से निमोनिया तो लगता है कि निमोनिया कॉज कर रहा है, लेकिन नहीं, इसके एक्स्ट्रा पल्मोनरी सिम्टम्स भी होते हैं। आगे देखें, ये इसका मैकेनिज्म है जो आपको बताया गया, ठीक है, डैमेज कैसे किया, ये माइकोप्लाज्मा टैपरिंग एंड ठीक किया आया, और इसके ये टैपरिंग एंड जो है, इसने आगे यहाँ पे लगना, ये लगा, सीलिया को इसने डैमेज किया, सीलिया डैमेज हुआ तो आपके पास ये जो सेल्स थे, ठीक है, लिम्फोसाइट्स, और आपके पास न्यूट्रोफिल्स वगैरह, वो वहाँ पे आते हैं, बी सेल्स और टी सेल्स के साथ एक्टिवेट करते हैं, वो साइकिल चलते हैं, वो आगे पैथोजेनेसिस वगैरह जो उस तरह से आगे कोशिश करते हैं पहले रोकने की, जब नहीं कर पाते तो वहाँ पे फिर डेब्रस और पस वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, ये हमारे प्रॉफ का एमसीक्यूज था कि मैंने यहाँ पे इससे स्लाइड डाली, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, और ऐसे ही एमसीक्यूज आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कॉज वॉकिंग निमोनिया। हमें बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था अपने टाइम पर कि वॉकिंग निमोनिया क्या होता है, किसी को भी नहीं पता था ये बात, ठीक है। अब वो कोई भी एटिपिकल निमोनिया सिर्फ माइकोप्लाज्मा निमोनिया कॉज नहीं करवाता, कोई भी एटिपिकल निमोनिया वो वॉकिंग निमोनिया कहलाते हैं। वहाँ पे 5 ऑप्शन थे, और बस वहाँ पे अब जज फिर इस तरह किया हमने कि बाकी चारों में टिपिकल निमोनिया कॉज करवाते हैं, और ए टिपिकल वाला एक ही ऑर्गेनिज्म है, तो फिर हम उसी को वॉकिंग कहेंगे, तो मुझे इस तरह पता लगा था, देन मैंने आके चेक किया तो फिर वो सही था, ठीक है। तो वॉकिंग निमोनिया आपका कॉज करवाता है ए टिपिकल ऑर्गेनिज्म, जो ए टिपिकल आगे पास निमोनिया वाले उसको वॉकिंग कहते हैं। अच्छा, प्राइमरली ए टिपिकल कॉज करवाता है माइकोप्लाज्मा, कैसे, एरोसेल्स वगैरह से, ठीक है, एरोसेल्स फ्रॉम इन्फेक्टेड या एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स, ठीक है, मतलब उनसे कांटेक्ट हवा के जरिए, और ये मिलिट्री पर्सन या प्रेजेंस वगैरह में, और इंटरस्टिशियल निमोनिया नो एल्वुलर एक्सुडेट, ठीक है, ये कॉज करवा, मतलब ये भी एक डिजीज है इंटरस्टिशियल निमोनिया, उसमें आपके पास शुफा पस वगैरह ज्यादा नहीं होती है। आगे से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, पहले शुरू में आपके पास मलेज होगी, मतलब जनरल बॉडी पेन होगा, लो ग्रेड फीवर होगा, हेडेक होगा, शुरू शुरू में मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स हैं। फिर 2 to 4 डेज में नॉन प्रोडक्टिव कफ, ये एटिपिकल निमोनिया की इंपॉर्टेंट बात है, नॉन प्रोडक्टिव कफ, स्पूटम नहीं है इसके अंदर, ठीक है। नॉन प्रोडक्टिव कफ वो होती है जिसमें स्पूटम ना हो। रेल्स हैं, रेल्स आपकी साउंड होती हैं, रेल्स रोंका या वार्ड में पढ़ेंगे, आपको सिखाया जाएगा रेल्स और रोंका को कैसे चेक करने, ये स्पेसिफिक साउंड होती है निमोनिया के लोगों के अंदर। माइल्गिया मसल पेन, और रेयरली, बहुत रेयरली होता है कि आईजीएम मीडिएटेड हेमोलिटिक एनीमिया हो जाए, ठीक है। ये जी टिपिकल नमूनिया आप देख सकते हैं, इस तरह की आपके पास जो है वो फिगर आएगी, ये देख किस तरह की हल्के से आपको ये ब्रांचेस से नजर आ रही हैं आपके पास, जो ब्रोंकियल पल्मोनरी सेगमेंट्स वगैरह। अच्छा, अब हमें कल भी एक नमूनिया पढ़ा था,
वो नमोनिया था आपके पास टिपिकल और आज वाला एटिपिकल है। तो जितने एटिपिकल टिपिकल वाले हैं सारों को हम आज इकट्ठे डिफरेंशिएट करने लगे हैं। ये आपने स्लाइड याद करेंगे, बुक में कहीं भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है, आपके लिए ऐड किया ताकि आपकी डायग्नोसिस बनाना आसान है। माइकोप्लाज्मा एटिपिकल कॉज करता है, एटिपिकल को हम इंटरस्टिशियल कहते हैं, मतलब इसमें पस स्पूटम वगैरह कोई नहीं होता। निमोकॉकल के अंदर पस और स्पूटम वगैरह मौजूद होगी, ठीक है, एल्वियोलर हो गया। प्रीसीडिंग फ्रेंजाइटिस, पहले फ्रेंजाइटिस होगा ही नहीं, इसमें कॉमन है। निमोकॉकल में ऐसा कुछ भी नहीं था, बाद में हो सकता है, पहले नहीं हो सकता, ठीक है। ऑनसेट इसका ग्रेजुअल स्लोली है और इसका सडन फौरन हो जाता है निमोकॉकल। फीवर लो ग्रेड है, हाई ग्रेड है। कफ नॉन प्रोडक्टिव है, नॉन प्रोडक्टिव है या पैरोक्सिमल। पैरोक्सिमल होती है कि आपको थोड़ी देर के लिए होगी, फिर रुक जाएगी, फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी, इस तरह की होगी। और प्रोडक्टिव है इसके अंदर, इसमें स्पूटम है। प्लोरेटिक चेस्ट पेन या ल्यूकोसाइटोसिस इन दोनों में एब्सेंट है, ठीक है, इसमें प्रेजेंट है। रीजन क्या है इसकी? चेस्ट पेन तो चलें समझ आता है कि आपके पास इसमें प्रेजेंट इसलिए कि हाँ आपके पास पस वगैरह भी आ जाती है तो जरा सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ल्यूकोसाइटोसिस में क्या होता है आपके पास, ये इसलिए कि सिस्टमिक चीज आ गई है ना। तो माइक्रोप्लाज्मा तो सिस्टमिक, आपके पास सिर्फ सुपर एंटीजन वाली प्रॉपर्टीज आते हैं, खुद ब्लड स्ट्रीम में एंटर नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है। एज ऑफ हाईएस्ट हाईएस्ट इंसिडेंस आपकी वुमन। अब ये फर्क करना है आप, पेपर में नमोनिया आ जाए और कोई सिम्टम ना और एज मेंशन हो तो देख, ये नौजवान लोगों में होता है लेस देन 30 ईयर्स, और ये ओल्डर एडल्ट में होता है। इसमें बाकी कॉम्प्लिकेशंस के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर। जो आपके पास निमोकॉकल है आपको याद हो जाएंगे, वो कम नहीं है, लेकिन आपके पास ये जो माइकोप्लाज्मा की काफी ज्यादा लिखी है। इसका मैंने निमोनिक बनाया हुआ था आपकी बुक के लिहाज से, लिख लें वहाँ यहाँ पर अपने पास, GSH रेस, GSH रेस, जी फॉर ये बुक में लिखे हुए सब डिजीज नाम लिखे हुए, लास्ट पैराग्राफ ऑफ क्लिनिकल फाइंडिंग्स। G for Guillain-Barré syndrome, S for Stevens-Johnson syndrome, H for hemolytic anemia, R for Raynaud phenomena, A for arthralgia, C for cardiac arrhythmias and E for arrhythmia multiforme, ठीक है। अब आपको इसमें बहुत से डिजीज का नहीं पता और मैं भी आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा, क्योंकि ये सारे डिजीज इम्यूनोलॉजी की हैं और बिल्कुल अलग अलग तरह की हैं, मिलती जुलती बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए जब वहां पढ़ेंगे तो आपकी चीजें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, आगे देखें कि इसमें डिजीजेस के नाम। ट्रैकियोब्रोंकाइटिस जो पल्मोनरी डिजीज है उसका नाम आ रहा है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाइट को ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, नॉन प्रोडक्टिव कफ है, फीवर है, हेडेक है, सोर थ्रोट है, फ्रेंजियल एक्सुडेट्स हैं और सर्वाइकल लिम्फ एंड डेनोपैथी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आगे देखिए फ्रेंजाइटिस। फ्रेंजाइटिस में क्या होता है कि इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है कि इससे पहले मे प्रीसीड निमोनिया, मतलब निमोनिया से पहले हो सकता है, लेकिन जो स्ट्रेप्टोकॉकस वाला निमोनिया था उसके अंदर बाद में होता है। माइल्ड प्रेजेंटेशन होती है माइकोप्लाज्मा निमोनिया इन्फेक्शन की इसके अंदर, फ्रेंजाइटिस के अंदर, और ये रिजेंबल कर रहा है नॉन एक्सुडेटिव ग्रुप ऑफ ए स्ट्रेप्टोकॉकल और वायरल फ्रेंजाइटिस। स्ट्रेप्टोकॉकल कौन सा ग्रुप ए है? ग्रुप ए का नाम क्या था? स्ट्रेप्टोकॉकल पायोजीन्स, उसकी नॉन एक्सुडेटिव फॉर्म को रिजेंबल करता है ये फ्रेंजाइटिस। हमने पढ़ा था ना कि उसकी मेजर डिजीज फ्रेंजाइटिस है और साथ में वायरल फ्रेंजाइटिस को रिजेंबल करता है। एसोसिएशन विद गुइलेन-बैरी सिंड्रोम, ये भी आपको मैंने बता दिया, कॉम्प्लिकेशन है इसकी जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी होती है। स्लो ग्रोइंग है इस वजह, और ऑब्लिगेट एरोब है, फॉर्मिंग ग्रैनुलर कॉलोनीज ऑन ईटॉन अगस्त, ठीक है। ईटॉन अगर आपकी बुक में मेंशन नहीं है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बताया है। स्लो ग्रोइंग है इसलिए हम इसको कॉलोनी भी नहीं बनाते, कल्चर नहीं करवाते इसको बाकी टेस्ट से करते हैं। और अगर आपने करवाना है कल्चर तो ईटॉन अगर है, अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं वाइवा के अंदर तो आप ये बोलेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है, कि मैंने अपने फाइल में भी ऐड नहीं किया। बाकी सीरोलॉजिकल टेस्ट जो से हैं वो इसके इंपॉर्टेंट होते हैं उसके लिहाज पर। मैंने कहा था लैब डायग्नोसिस है तो उसका डिस्कस करेंगे जिसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब इसका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नाम माइक्रोस्कोपिकल है ना कल्चर है, बाकी करने पड़ते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डिस्कस करें। बाकी एक और स्पीशी है माइकोप्लाज्मा की, माइकोप्लाज्मा होमिनिस, ये फैकल्टेटिव एनारोब है। पहली बात फ्राइड एग लाइक अपीयरेंस सेम है, कॉमन, ये देख लें, ठीक है, फ्राइड एग लाइक अपीयरेंस। इसकी कॉजेज क्या होती हैं? सेक्सुअली आपके पास ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज कर सकता है ये, जैसे पाइलोनेफ्राइटिस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पोस्ट एबॉर्टिक फीवर, पोस्टपार्टम फीवर, सारे पी से स्टार्ट हो रहे हैं। ये जो थे माइकोप्लाज्मा, बाकी इनसे मिलता जुलता होता है यूरी प्लाज्मा, आपकी इसी चैप्टर में लिखा हुआ है, यूरी प्लाज्मा यूरिलाइटिका, ठीक है। अगेन सेम है इसके सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं प्रॉपर्टी सेम है, सातवीं प्रॉपर्टी वही है, क्योंकि यूरी प्लाज्मा में यूरिगेज प्रोड्यूस करता है जो कि डिग्रेड करता है यूरिया को अमोनिया में और कार्बन डाइऑक्साइड, बस
ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात देखें यहाँ पे हाईलाइट की हुई है, सिंगल मीडियम साइज, सिंगल नहीं है, ठीक है, ग्रुप्स की फॉर्म नहीं होंगी। कॉज इसने डिजीज तक कॉज करवानी है, नॉन गोनोकॉकल यूरिथ्राइटिस। आज ही हमें पढ़ा है गोनोकॉकल यूरिथ्राइटिस, आज हमें पढ़ा है किसमें ज्यादा होता है, मेल्स में ज्यादा होता है, फीमेल्स में भी हो सकता है लेकिन मेल्स में ज्यादा है, और मेल सिम्टोमेटिक है। ट्रांसमिशन अभी क्या होती है कि नॉर्मल फ्लोरा होता है सेक्सुअली एक्टिव वुमेन के अंदर, ठीक है, तो उन लोगों के अंदर नॉन गोनोकॉकल यूरिथ्राइटिस हो जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में डिसयूरिया यानी कि पेनफुल यूरिनेशन होगी और येलो म्यूकॉइड डिस्चार्ज होगा, ठीक, येलो डिस्चार्ज होगा, ठीक हो गया। कॉम्प्लिकेशंस देख लें इसमें, अगर प्रेगनेंसी के दौरान हो रहा है तो कोरियो एमनियोनिटिस हो जाता है, स्टिल बर्थ होगी, मतलब स्टिल बर्थ होती है, स्टिल बर्थ होती है, लाइव बर्थ। अगर बच्चा मरा हुआ पैदा हो तो स्टिल बर्थ होती है, लाइव बर्थ होती है कि बच्चा जिंदा पैदा हुआ था। और डेड चाइल्ड वो होगा जो मरने के बाद जिसकी डेथ होगी, फोरेंसिक में आप चीज़ें पढ़ेंगे। प्री मेच्योर बर्थ होती है बिफोर द, जो आपका वायबल पीरियड होता है 28 वीक्स कंसीडर किया जाता है, 24 वीक्स तक भी किया जाता है, लेकिन जो आपकी स्पेसिफिक जो आप करते हैं इस लेवल पे 28 वीक्स, ट्रीटमेंट आपने छोड़ देना है। बाकी ग्रोस एज अ टीनी कॉलोनीज, वही आगे पास ईटॉन अगर के ऊपर करते हैं, और इसकी अगर के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल और यूरिया भी आपने ऊपर डालना होता है, वरना ये ग्रो नहीं करेगा। तो ये थे आपके पास आज का ओवरऑल लेक्चर, ठीक है। बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत ईजी हैं, आपको मैंने रिलेट करके सारे तैयार करवा दिए, ठीक है, इसको एकदम अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी लैब डायग्नोसिस वाली फाइल मैंने कल ही आपसे शेयर कर दी थी, उसमें जो जो आप ऑर्गेनिज्म करवाते जाऊँ उसको टिक लगा कर आप करते जाओ, ठीक हो गया। बाकी ये देख लें कि आज के जो ऑर्गेनिज्म थे मैंने इसको अलग कर दिया है, ग्राम नेगेटिव वाले जो हमें पहले चैप्टर पढ़ा है, इसमें नीचे एंड पे एक लिखा है मोरेक्सिला कैथारहाल्सिस। ये फाइल मैं जब कभी शेयर करूंगा इसमें फार्मा वाली कीमोथेरेपी भी ऐड है, इसलिए यहाँ पे इस पे लिख दिया, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपका इसके लिहाज से, ठीक हो गया। बाकी ये बहुत अच्छी समरी है, जो अच्छी से अच्छी समरी हो सकती है वो ये हो सकती है, इससे अच्छी समरी नहीं हो सकती, ठीक है। आपके लेवेंसन के मुताबिक है, कोई चीज़ लेवेंसन के बाहर की नहीं है। बाकी ये देखें एक्टिनोमाइसिस और नोकार्डिया के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, एक चैप्टर में था इससे इकट्ठा आ गया। बाकी जॉइंट पे हमने पढ़ा माइकोप्लाज्मा नमोनिया एंड यूरिप्लाज्मा यूरिलैक्टिकम, ये आपके पास है। और ये देखें इसके अंदर ईटॉन अगर का जिक्र किया हुआ है, आपकी बुक के अंदर वैसे ईटॉन अगर का जिक्र नहीं। वॉकिंग नमोनिया का भी जिक्र किया हुआ है, आपकी बुक के अंदर वॉकिंग नमोनिया का जिक्र नहीं है। तो ये चीज़ें आपने याद कर लेंगे। आई होप कि आज के लेक्चर को समझ आया होगा। दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर, किसी ने कोई चीज़ पूछनी है तो यू कैन आस्क।